नमस्कार। आज हम संविधान के एक ऐसे हिस्से की बात करने वाले हैं जिसने सच मानिए लोकतंत्र को भारत के असली दिल यानी गांव तक पहुंचा दिया। तो चलिए आज संविधान के भाग 9, हाँ, पंचायत प्रणाली की जो संवैधानिक बुनियाद है उसे एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, एक तारीख है 24 अप्रैल। हर साल हम इसे राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पर मनाते हैं। पर कभी सोचा है कि भाई ये तारीख क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ था इस दिन? इसमें से क्या खास है? दरअसल उस तारीख के पीछे ना एक बहुत बड़ा सवाल छिपा हुआ है। सवाल ये कि हमारे संविधान में आखिर ऐसा क्या बदला गया जिसने भारतीय लोकतंत्र की पूरी बुनियाद को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत इसी सवाल का जवाब ढूंढने के बारे में है। और उस ऐतिहासिक, उस बड़े बदलाव का जवाब सिर्फ एक नंबर में है, 73। जी हाँ, 73। 1992 का 73वां संविधान संशोधन। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक क्रांतिकारी कदम था जिसने जमीनी स्तर पर मतलब गांव-गांव में करोड़ों लोगों के हाथ में सीधी पावर दे दी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, 1992 में ये अमेंडमेंट एक्ट संसद में पास हुआ और ठीक एक साल बाद वही तारीख 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे देश में लागू हो गया। और बस यही वजह है कि ये दिन हमारे लोकतांत्रिक इतिहास में इतना इतना ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। हमारा पहला सेक्शन है पंचायत एक संवैधानिक कदम। देखिए, ये जो संशोधन था ना, ये असल में डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। अगर और आसान भाषा में कहूं तो इसका सीधा सा मकसद था पावर को दिल्ली या स्टेट की राजधानियों से निकालकर सीधे गांव और मोहल्ले तक पहुंचाना। अब इस पूरे सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है? वो होती है आर्टिकल 243 से। आप इसे एक तरह की डिक्शनरी समझ सकते हैं। इसमें ग्राम सभा क्या है, पंचायत किसे कहेंगे, राज्य चुनाव आयोग का मतलब क्या है, ऐसे सभी जरूरी शब्दों को बिल्कुल साफ साफ डिफाइन किया गया है। तो ये पार्ट 9 की कानूनी नींव है और इस नींव को समझे बिना आगे की पूरी इमारत को समझना नामुमकिन है। ठीक है, नींव की बात तो हो गई। अब आते हैं अगले सेक्शन पर कि आखिर इस पंचायत का ढांचा, इसका स्ट्रक्चर है कैसा। और ये समझना वाकई बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये पूरा सिस्टम एक आम वोटर से लेकर जिला लेवल तक लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत चेन बनाता है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर की असली सबसे मजबूत नींव वो है ग्राम सभा। आर्टिकल 243 क्या कहता है? वो ये कहता है कि ग्राम सभा में गांव के सभी रजिस्टर्ड वोटर्स शामिल होते हैं। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि गांव के हर फैसले में हर एक वोटर की सीधी हिस्सेदारी है। यही तो है असली डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अच्छा, तो फिर ये 3 टियर सिस्टम क्या है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते रहते हैं? भाई ये 3 स्तर क्या है? आर्टिकल 243B इसी की बात करता है। और हाँ, ज्यादातर राज्यों के लिए इसे कंपल्सरी मतलब अनिवार्य भी बनाता है। तो ये 3 लेवल का स्ट्रक्चर आखिर दिखता कैसा है? देखिए, सबसे नीचे यानी गांव के लेवल पर है ग्राम पंचायत। फिर उसके ऊपर बीच में आती है पंचायत समिति जो ब्लॉक लेवल पर काम करती है। और सबसे ऊपर है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये एक तरह का पिरामिड बन गया जो लोकतंत्र को गांव से उठाकर सीधे जिले तक जोड़ता है। अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जो इस सिस्टम को सच में बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत आगे का बनाती है। वो है आर्टिकल 243D में दिया गया रिजर्वेशन। सोचिए, महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें रिजर्व हैं और SC/ST के लिए उनकी आबादी के हिसाब से सीटें रिजर्व हैं। इस सिर्फ एक प्रोविजन ने लोकल लीडरशिप की पूरी तस्वीर ही बदल के रख दी। अच्छा, अब आर्टिकल 243E की बात करते हैं। ये हर पंचायत के लिए 5 साल का एक फिक्स टर्म तय करता है। और मान लीजिए कोई पंचायत टाइम से पहले भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराना जरूरी है। इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो सिस्टम में स्थिरता बनी रहती है और दूसरा हर 5 साल में जनता के प्रति जवाबदेही भी पक्की हो जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इन पंचायतों को असल में करने के लिए पावर क्या दी गई है। तो चलिए अगले सेक्शन में यही देखते हैं कि प्लानिंग से लेकर उसे लागू करने तक इनकी भूमिका आखिर है क्या। आर्टिकल 243G और H, ये दोनों आर्टिकल्स पंचायतों को सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि असल काम के लिए पावर देते हैं। वे अपने इलाके के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए प्लान बना सकती हैं। इतना ही नहीं,
11वीं अनुसूची में पूरे 29 सब्जेक्ट्स दिए गए हों जिन पर वो काम कर सकती हैं। और तो और अपने कामों के लिए कुछ टैक्स और फीस भी इकट्ठा कर सकती हैं। मतलब साफ है, अब वो सिर्फ सलाह देने वाली बॉडीज नहीं रहीं, बल्कि अपने लेवल पर वो असली सरकारें हैं। लेकिन एक मिनट, ये सिस्टम ठीक से बिना किसी भेदभाव के और असरदार तरीके से काम करे, ये कौन पक्का करेगा? तो इसके लिए हमारे संविधान ने ही कुछ आज़ाद संस्थाएं बनाई हैं। ये संस्थाएं इस पूरे सिस्टम के गार्डियन यानी संरक्षक की तरह काम करती हैं। इसमें 2 कमीशन सबसे जरूरी हैं। पहला है स्टेट फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 243I के तहत। इसका काम है हर 5 साल में ये बताना कि राज्य सरकार और पंचायतों के बीच पैसों का बंटवारा कैसे हो, मतलब फाइनेंस का मामला ये देखता है। और दूसरा है स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243K के तहत। ये एक आज़ाद बॉडी है जिसका इकलौता काम है पंचायतों के लिए बिना किसी दबाव के एकदम फ्री और फेयर इलेक्शन कराना। और हाँ, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही के लिए भी एक इंतजाम है। आर्टिकल 243J ये कहता है कि पंचायतों के खातों का ऑडिट होगा, मतलब उनकी पूरी जांच पड़ताल होगी। इससे पैसों के मामले में पारदर्शिता बनी रहती है और लोगों का अपनी चुनी हुई सरकार पर भरोसा भी मजबूत होता है। तो अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम 2 चीजें देखेंगे। एक तो वो खास जगहें जहाँ ये कानून लागू नहीं होता, और साथ ही अब तक की सारी बातचीत के जो मेन पॉइंट्स हैं उनको एक बार फटाफट समेट लेंगे। देखिए, आर्टिकल 243M कुछ इलाकों को इस सिस्टम से बाहर रखता है, जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ दूसरे शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गया है ताकि इन जगहों की जो अपनी यूनिक परंपरागत व्यवस्थाएं हैं उनका सम्मान हो सके और उन्हें बचाया जा सके। एक और बहुत बहुत ज़रूरी बात आर्टिकल 243O में है, वो ये कि कोर्ट्स यानी अदालतें चुनावी मामलों में सीधे दखल नहीं दे सकती। ये प्रोविजन स्टेट इलेक्शन कमीशन की आज़ादी को और मजबूत करता है ताकि इलेक्शन का प्रोसेस बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। तो अगर इस पूरी बातचीत को एक नज़र में समझना हो तो बस इस टेबल को देख लीजिए। पार्ट है 9, सब्जेक्ट है पंचायतें, आर्टिकल्स हैं 243 से लेकर 243O तक। अमेंडमेंट था 73वां और लागू हुआ 1993 में। सिंपल। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है। और ये जो संवैधानिक बदलाव है ना, ये उसी गहरी सोच को जमीन पर उतारने की एक बहुत ही ईमानदार कोशिश है। एक ऐसी कोशिश जो भारत के गांवों को सही मायने में ताकतवर बनाती है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए। इस संवैधानिक बदलाव को हुए अब लगभग 3 दशक हो चुके हैं। तो क्या पंचायतें सच में लोकतंत्र को हर घर, हर गली तक ले जा पाई हैं? इस पूरे स्ट्रक्चर का जमीन पर असली असर